नमस्कार। आज इतिहास के अंतर्गत मैं प्राचीन इतिहास से ये दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इस पर हम 3-4 वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सिविल सेवा परीक्षाओं में बहुत अधिक प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो इसको हम 3-4 पार्ट में बनाएंगे। आज पहला पार्ट लेकर के हम उपस्थित हैं आपके सामने, जिसमें प्रमुख केंद्र एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ पर था, कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे। तो हम बताएंगे आपको कि ये जो सभ्यताएं हैं ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है और इस समय 5 प्रमुख सभ्यताएं विश्व के अंतर्गत हुई थी। उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्रमुख थी। इसके अलावा हुआंगो की सभ्यता चीन में, मेसोपोटामिया की सभ्यता अरब क्षेत्र में, इसके बाद नील नदी की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता मिस्र देश में हुई थी और यूरोप में रोम की सभ्यता। तो इन सभ्यताओं को कांस्ययुगीन सभ्यताएं माना जाता है और इन सब में से सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति या सैंधव सभ्यता के नाम से ये विख्यात है। तो इसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले परिचय हम इसका देखते हैं। इसमें 20वीं सदी के प्रारंभ तक पुरातत्वविदों तथा विद्वानों की यह अवधारणा थी कि वैदिक सभ्यता ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। परंतु इस सदी के तृतीय दशक में इस धारणा का निराकरण तब हुआ जब 2 प्रसिद्ध पुरातत्वविदों दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नामक स्थानों का उत्खनन कार्य करवाया, अर्थात वहां पर खुदाई करवाई और यहाँ प्राचीन स्थलों से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे एक नवीन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जिसको हम सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो और ये सभ्यता कांस्ययुगीन मानी जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और इसमें हुआंगो, मेसोपोटामिया, नील तथा रोम की सभ्यताएं भी इसी समय की सभ्यताएं हैं। अब इस सभ्यता का जो कालक्रम है, तिथि है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने जो इसकी खोज की है उसके आधार पर इसका समय या काल निर्धारित किया गया है। इसमें पहली जो अवधारणा है उसमें 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है इस सभ्यता का समय। और ये सर जॉन मार्शल जो विश्व के माने हुए पुरातत्वविद हैं उनकी ये अवधारणा है। दूसरी अवधारणा जिसमें 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व है, ये मैके नामक जो है विद्वान है, पुरातत्वविद हैं, उन्होंने इस तरीके की मान्यता दी हुई है। अगला है तीसरी अवधारणा 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व। ये माधव स्वरूप वत्स भारत के माने हुए पुरातत्वविद हैं, इन्होंने अध्ययन करने के बाद ये कालक्रम दिया है। इसके बाद चतुर्थ जो अवधारणा है उसमें 4500 से 4000 ईस्वी पूर्व डॉक्टर राजबली पांडे ने ये अवधारणा प्रस्तुत की है कि हो सकता है कि सिंधु सभ्यता का ये काल रहा हो। इसके बाद जो पंचम अवधारणा है उसमें 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व ये ब्रिटिश पुरातत्वविद अल्ब्राइट के द्वारा ये सूचना दी गई है, ये अध्ययन किया गया है। इसके बाद अगली जो अवधारणा है उसमें 2000 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व ये फेयर सर्विस नामक विद्वान थे, जिन्होंने तमाम पुरातत्व चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ये कार्यक्रम निर्धारित किया था। इसके बाद अगली जो अवधारणा है 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व, ये भारत के ही धर्मपाल अग्रवाल नामक पुरातत्वविद हैं, जिन्होंने अध्ययन करने के बाद ये अवधारणा दी थी। इसके बाद अगली जो अवधारणा है 2150 से 1750 ईस्वी पूर्व तक, ये ऑलविन ने ये अवधारणा दी हुई है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जब आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर कई तरीके की तिथियां आपको दिखाई देंगी। तो वहां किसी तरीके के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्राचीन सभ्यता है। पुरातत्वविदों ने विभिन्न वस्तुओं के अध्ययन करने के बाद ये
कालक्रम निर्धारित किया है। तो हमें उसकी मुख्य चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ पर देखेंगे हमने सिंधु सभ्यता के विस्तार से संबंधित एक मानचित्र दिया हुआ है, जहाँ पर कुछ स्थानों का वर्णन किया गया है जिनकी जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ स्थल दिए हैं मानचित्र में, आप देख सकते हैं बहुत सारे सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इन स्थलों के बारे में हम आपको क्रमवार जानकारी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल की जो खुदाई किस पुरातत्वविद ने करवाई थी और कब करवाई थी और वहां पर क्या खास चीज मिली है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। सिविल सेवा परीक्षाओं में बहुत से सवाल इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा राय बहादुर शाहनी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और 1921 ईस्वी में इसका पता चला था। और यहाँ पर जो प्रमुख वस्तु मिली है, चीज मिली है, वो है नगर का की संरचना जो है वहां पर प्राप्त हुई है। दूसरा स्थान मोहनजोदड़ो है, जिसकी राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में इस स्थान की खुदाई करवाई गई थी। और यहाँ पर अन्नागार यानी कि अनाज को भरने के भंडार जो होते थे उसके बारे में जानकारी मिली है। और साथ ही स्नानागार भी मिला है, जिसको बृहत स्नानागार के नाम से जाना जाता है। अगला जो स्थान है वो चनहुदड़ो, ये एनजी मजूमदार ने इस स्थान की खुदाई करवाई थी। वर्ष 1934 था। और यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, पुरातत्व अवशेष मिले हैं, वो हैं मणि और मोहरें मिली हैं, जिससे हमें उस समय की मुद्रा की जानकारी मिलती है। अगला है सुत कागेन डोर। सुत कागेन डोर, इस स्थान की खुदाई स्टाइन के द्वारा करवाई गई थी 1927 ईस्वी में। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रमुख बंदरगाह था, इसको बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। सिविल सेवा परीक्षा में कई बार इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। अगली बात बालाकोट। बालाकोट स्थान जो है इसकी डेल्स ने खुदाई करवाई थी। डेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातत्वविद हैं, जिन्होंने अनेक स्थानों की खुदाई करवा करके बहुत सी साक्ष्य प्रस्तुत की है। 1979 से लेकर 81 ईस्वी तक यहाँ खुदाई करवाई गई थी। और यहाँ पर जो भवन बने थे उनकी ईंटें प्राप्त हुई हैं, जिनका आकार भी उन्होंने लिखा हुआ है, कितने प्रकार की ईंटें मिली, कौन कौन से आकार की मिली हुई हैं। इसके बाद अल्लाहदीनो। अल्लाहदीनो स्थान जो है वो फेयर सर्विस ने इसकी खुदाई करवाई थी 1982 ईस्वी में। और यहाँ पर जो है कलात्मक वस्तुएं मिली हैं, जैसे मृदभांड मिले हैं, आभूषण मिले हैं और सौंदर्य प्रसाधन की चीजें मिली हैं। तो ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला है कोट दीजी। कोट दीजी जो है फजल अहमद खां पुरातत्वविद थे, उन्होंने यहाँ पर खुदाई करवाई 1955 से 57 ईस्वी तक। और यहाँ पर चूड़ियाँ और मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय की स्त्रियाँ जो है वो आभूषण पहनती थी, उसमें मुद्रा चलती थी, इस बात की जानकारी मिलती है। इसके बाद मांडा। मांडा ये इलाहाबाद से जब हम चुनार की तरफ जाते हैं, मिर्जापुर की तरफ, तो एक स्टेशन पड़ता है मांडा, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर जब खुदाई करवाई गई, पी जोशी तथा मधुबाला 2 लोगों के द्वारा खुदाई करवाई गई थी 1982 ईस्वी में। यहाँ पर ठीकरे और पिन तथा कंघी इत्यादि मिली है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोगों का जीवन किस प्रकार का था, और वो जानकारी हमको मिलती है। यहाँ देखेंगे हम एक मानचित्र के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर खुदाई की गई थी। इसके बाद इसी क्रम को आगे जारी रखते हैं और कुछ अन्य स्थानों के बारे में जानकारी आपको देते हैं। ये है बनावली। बनावली RS बिस्ट के द्वारा इस स्थान पर खुदाई करवाई गई थी 1973 और 74 में। और यहाँ पर बटखरे या बाट मिले हैं, जिनसे कि अनाज इत्यादि तौला जाता था। इससे जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग जो हैं वो माप तौल की जानकारी रखते थे। अगला है रोपड़। रोपड़ जो हरियाणा में है, बीवी लाल के द्वारा, बहुत ही माने हुए इतिहासकार बीवी लाल 1950 ईस्वी में उन्होंने इस स्थान की खुदाई करवाई थी। और यहाँ पर मृदभांड या मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मटके इत्यादि मिले हैं, उससे सभ्यता की जानकारी हमको मिलती है। अगला है भगवानपुरा, ये भी उसी क्षेत्र में है। और सूरजभान नामक इतिहासकार ने, पुरातत्वविद ने यहाँ पर खुदाई करवाई 1968 ईस्वी में। यहाँ पर तांबे के पात्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद कालीबंगा, इस स्थान की भी खुदाई बीवी लाल जी के द्वारा करवाई गई 1961 ईस्वी में। यहाँ पर हमको चबूतरे मिले हैं,
मकानों के बाहर जो चबूतरे बने होते थे वो मिले, और शवाधान जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता था वो स्थान यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद लोथल, लोथल जो गुजरात, वर्तमान गुजरात है, उस इलाके में था ये स्थान। ऐसा राव के द्वारा यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी 1955 और दोबारा 1962 में। यहाँ पर नगर होने के प्रमाण मिले हैं, साथ में यहाँ पर सड़कें मिली हैं, जिससे ये ज्ञान होता है कि परिवहन की व्यवस्था अति उत्तम थी। इसके बाद अगला है धौलावीरा। धौलावीरा स्थान जेपी जोशी के द्वारा इस स्थान पर खुदाई करवाई गई थी 1967-68 में। यहाँ पर दुर्ग यानी किला नुमा बस्ती मिली है और साधारण बस्ती भी मिली है, जिससे वहाँ के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद देशलपुर केवी सुंदरराजन नामक पुरातत्वविद थे, उन्होंने 1964 में इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ गाड़ियों के पहिए मिले हैं, जिससे जानकारी मिलती है कि इनके पास आवागमन के अच्छे साधन थे। इसके बाद अगला है अन्य स्थान है, और भी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर खुदाई की गई है और निरंतर इन स्थानों में वृद्धि होती जा रही है। इसमें कुंतासी, रोजदी, दैमाबाद, हुलास, सुरकोटड़ा, आलमगीरपुर, डाबरकोट, बाड़ा, संधौल, अली मुरीद, सोतकागो इत्यादि बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर सिंधु सभ्यता की जानकारी या हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखिए, हमने एक मानचित्र के द्वारा दर्शाने की कोशिश की है कहाँ पर कौन सी नदी थी, कौन से नगर थे, उनके उस समय क्या नाम थे, ये बताने की कोशिश की गई है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ देखें, सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब इलाके ये पाकिस्तान में हैं, जहाँ पर सिंधु सभ्यता के हमें केंद्र मिले हैं। इसके बाद भारत में अगर हम देखें तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और कश्मीर, इन राज्यों के अंतर्गत ये स्थान मिले हैं। अफगानिस्तान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है सोरतुगई, यहाँ पर भी सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और निरंतर इसकी खुदाई की जा रही है जगह जगह पर, और स्थानों का पता भी लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ और जानकारी आपको देते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति के केंद्र थे वो किन नदियों के किनारे हमको प्राप्त हुए हैं, वो जानकारी यहाँ पर दी गई है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी, जिसको उसमें परशुणी कहा जाता था, वैदिक काल में भी इसको परशुणी कहा गया है, वहाँ पर मिला है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे मिला है। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी, जिसको उसमें दशद्वती कहा जाता था, वहाँ पर प्राप्त हुई है। लोथल जो है भोगवा नदी या कैम्बे की खाड़ी, जिसको हिंदी में खंभात की खाड़ी कहती हैं, अरब सागर में है, वहाँ पर किनारे पर ये जगह मिली है। सुत कांगेंडोर ये दाश्क नामक नदी है, उसके किनारे मिली है। बालाकोट अरब सागर के किनारे मिला हुआ है, जहाँ पर ये सोन म्यानी खाड़ी जो है उसके मुहाने पर बिदार नदी के। कोट दीजी सिंध नदी के किनारे पर मिला हुआ स्थान है। और सोत काको ये अरब सागर शादी कौर नामक नदी के मुहाने पर ये स्थान मिलता है, जो हमने जानकारी आपको देने की कोशिश की है। तो इस तरीके से आपने हमारा ये वीडियो देखा। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र और उसके विस्तार के बारे में जानकारी दी है। अगले जो हमारा अगला वीडियो आ रहा है उसमें हम आपको बताएंगे कि वहाँ के सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। और हमारा तीसरा वीडियो होगा, उसमें हम कला और स्थापत्य की बात करेंगे, जिसमें वहाँ की कला कैसी थी और वहाँ की स्थापत्य कला कैसी थी और वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में क्या अंतर था, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरीके से सिंधु सभ्यता की नगर योजना थी, जो आज हमारे स्मार्ट सिटी डेवलप किए जा रहे हैं, सरकार की जो एक बड़ी योजना है, तो किस तरीके से हम उनकी मदद ले सकते हैं। वो एक बहुत ही बेहतरीन हमारा वीडियो होगा, जिस पर हम एक स्पेशल स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को लगातार आप देखते रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो अब तक यदि आपने हमारा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक बात जरूर कि इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है कि क्रमबद्धता बनी रहे। तो आप क्रमबद्ध तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको समुचित जानकारी मिल सके। तो इस तरीके से आप इतिहास का अध्ययन कीजिए, बेहतरीन व्यक्तित्व बनाइए और बेहतरीन कैरियर बनाइए। आपके कैरियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू टू वॉच।